बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के पास्ट पेपर फाइनल एग्जाम के लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट 2 में आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। राइट अ फंक्शन विच विल एक्सेप्ट एन इंटीजर एंड रिटर्न ट्रू इफ इट कंटेन्स ओनली 0 and 1। अब प्रोग्राम का जो सोल्यूशन है वो इसकी पहली ही स्टेटमेंट में है। वो क्या है कि हमने कैसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक फंक्शन बनाया जाएगा और उस फंक्शन ने एक पैरामीटर जो उनसे उसे एक्सेप्ट करना है और उस पैरामीटर की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी, यानी इंट डाटा टाइप का होगा। और फंक्शन हमारी वैल्यू को रिटर्न भी करेगा और रिटर्न किसे कर रहा है, ट्रू को। और अगर फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इट मीन्स इसकी डाटा टाइप क्या होगी, बूल होगी। सेकेंड वन ट्रू कब रिटर्न करेगा, क्या अगर यूज़र ने जो वैल्यू एंटर की हुई है वो सिर्फ बाइनरी है यानी 0 और 1 पे कंसिस्ट हो रही है तो तब ट्रू होगा। लेकिन अगर कोई डेसिमल नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल 123 या 78, तो तब फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यू मस्ट कंसिडर ऑल पॉसिबल इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र, यानी कि यूज़र जो है वो वैल्यू 180 भी दे सकता है, यूज़र वैल्यू 10 भी दे सकता है और यूज़र वैल्यू 109 भी दे सकता है। तो सबसे पहले प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, दैट इज द हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। नेक्स्ट वन फंक्शन डिक्लेरेशन है, बूल इज बाइनरी इंट एन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फंक्शन डिक्लेरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और फंक्शन डिक्लेरेशन में अब बूल डाटा टाइप क्यों ली गई है, जिससे मैंने आगे भी आपको स्टेटमेंट भी बताई है कि फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू को। तो दैट्स वाई बूल डाटा टाइप है। रिटर्न टाइप में इस बाइनरी दैट इज द फंक्शन नेम कोई भी रखा जा सकता है। इसके बाद पैरामीटर इंट एन इंटीजर टाइप का दिया गया है, यानी इंट डाटा टाइप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, विच विल एक्सेप्ट एन इंटीजर, क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है जिसने एक इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट वन इज द इंट मेन है। इंट मेन फंक्शन लाजमी है, किसका है, क्योंकि ये C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद इंट एन स्टेटमेंट टर्मिनेटर और बूल बी स्टेटमेंट टर्मिनेटर, दो वेरिएबल्स लिए गए हैं। इंट एन तो इसलिए लिया गया है ताकि यूज़र को मैसेज दिया जा सके कि वो एक नंबर एंटर करे और वो नंबर कहाँ पे स्टोर होगा, एन वेरिएबल में, क्योंकि वेरिएबल्स का पर्पस क्या होता है, टू स्टोर द इनपुट एंड कैलकुलेटेड रिजल्ट। तो दैट्स वाई इनपुट यहाँ पे स्टोर हो जाएगी एन वेरिएबल में। नेक्स्ट वन स्टेटमेंट इज द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है और यहाँ पे बी असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए लिया गया है कि अगर आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो वो बी वेरिएबल को असाइन करवा दिया जाएगा। अब बी वेरिएबल को असाइन करवाना क्यों लाजमी है, क्योंकि फंक्शन जब कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है तो या तो उसे आउटपुट स्टेटमेंट में दिया जाता है या अरिथमेटिक स्टेटमेंट में या असाइनमेंट स्टेटमेंट में। यहाँ पे असाइनमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि हमने डिस्प्ले भी करवाना है कि हमारे पास नंबर जो सा है वो बाइनरी है या नहीं है। हमारी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जो सी है वो एग्जीक्यूट होगी और फंक्शन कॉल स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल मूव होता है फंक्शन डेफिनेशन की तरफ। फंक्शन डेफिनेशन का हेडर और डिक्लेरेशन का हेडर सेम है। अगर आप यहाँ पे देखें तो सेम रिटर्न टाइप है, सेम ही फंक्शन का नेम है और सेम ही पैरामीटर दिए गए हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि डिक्लेरेशन के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आता है जबकि डेफिनेशन के एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता। इंट आर कॉमा काउंट असाइनमेंट ऑपरेटर 0 है। ये दो वेरिएबल लेना इसलिए लाजमी है ताकि यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट करवाए उसके हर डिजिट को 1 by 1 चेक किया जाए। जिस तरह यहाँ पे 123 है तो इसके अंदर 3 डिजिट है, पहले 1 को चेक किया जाएगा कि ये बाइनरी है या नहीं है, या 0 है या नहीं है, फिर 2 को चेक किया जाएगा और फिर 3 को चेक किया जाएगा। और काउंट असाइनमेंट ऑपरेटर 0 जो है ये फ्लैग के तौर पे यूज़ किया जा रहा है और फ्लैग हम किसको बोलते हैं, कंप्यूटर में जिसके पास वैल्यू या तो प्रेजेंट होती है या इसके पास वैल्यू एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे इसको 0 दिया गया है। अगर काउंट की वैल्यू चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो बाइनरी नंबर नहीं है, और अगर चेंज नहीं होती तो इसका मतलब है कि नंबर हमारा बाइनरी है। वाइल n इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 है। वाइल लूप इसलिए लिया गया है ताकि हम 1 by 1 जो सा है इन डिजिट्स को अलग कर सकें। तो n के पास अगर वैल्यू 123 हो तो 123 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, डैट कर्ली ब्रेस ओपनिंग एंड डैट कर्ली ब्रेस एंडिंग इंडिकेटिंग द एंड ऑफ व्हाइल लूप। वाइल लूप की बॉडी में n रिमाइंडर 10 है तो n के पास अगर वैल्यू 123 हो तो 123 रिमाइंडर 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 किसको असाइन कर दिया जाएगा, r वेरिएबल को करवा दिया जाएगा। इफ r इज नॉट इज इक्वल टू 1 तो r के पास वैल्यू अभी क्या है, 3 है। 3 इज नॉट इज इक्वल टू 1, द कंडीशन इज ट्रू
एंड आर इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, आर के पास वैल्यू क्या है 3 है, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ट्रू होगी तो अब इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और इफ़ के पास कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर बॉडी ऑफ इफ़ के अंदर जो सा है यानी कंपाउंड स्टेटमेंट में काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, कंट्रोल को बाहर निकाल देगी, एग्जिट कर देगी फ्रॉम द बॉडी ऑफ वाइल लूप। तो वाइल लूप की एंड यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एंड डिवाइडेड बाय असाइनमेंट ऑपरेटर 10 है, ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इफ़ की कंडीशन आ जाएगी, इफ़ काउंट में इंक्रीमेंट हो गया है तो काउंट के पास 1 है, 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हुई है। तो रिटर्न कीवर्ड रिटर्न किसे करेगा, फॉल्स को, और फॉल्स कहाँ पे रिटर्न किया जाएगा, फॉल्स रिटर्न किया जाएगा जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया है यानी यहाँ पर, और फिर फॉल्स किसे साइन कर दिया जाएगा, बी को। अब अगर b इज इक्वल टू ट्रू है तो इसका मतलब है कि नंबर बाइनरी है, और अगर b के पास वैल्यू जो सी है फॉल्स आ जाती है तो नंबर इज नॉट बाइनरी, तो 123 जो सा है वो नंबर हमारे पास बाइनरी नहीं है, तो देन सी आउट में आ जाएगा नंबर इज नॉट बाइनरी। अब जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास वैल्यू है, अगर n के पास वैल्यू है 123, तो 123 का रिमाइंडर किससे लिया जा रहा है, 10 से लिया जा रहा है, तो 10 1 द 10 यहाँ पर 10 आ जाएगा, और जब 12 में से 10 को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 23 आ जाएगी। 2 तो ये वाला आ जाएगा और 3 ये वाला आ जाएगा। फिर इसके बाद 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 जो सा है इसमें से 3 को माइनस करवाया जाएगा, 23 को माइनस करवाया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। तो जब ये रिमाइंडर ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा तो ये हमें ये रिमाइंडर यहाँ पे रिटर्न करेगा, और अगर n डिवाइडेड बाय 10 करें तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आना है, वो 12 आना है, क्योंकि जो डिवीजन ऑपरेटर होता है वो हमें क्वोशिएंट रिटर्न करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सपोज दैट यू हैव टू अरेज ऑफ द सेम साइज n है, दो हमारे पास अरेज आ जाती है और उनका साइज सेम है। जैसा यहाँ पर इस अरे के नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5, तो अरे बी को भी देखें तो 1 2 3 4 5, तो इन दोनों का साइज सेम है। 5 डजंट मीन कि इनके पास लास्ट वैल्यू 5 है तो इनका साइज सेम होगा, बल्कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। Then there is a problem to find the missing number। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन है, जो एक्चुअल प्रोग्राम है वो क्या फाइंड करना है कि अरे जो सी है हमारे पास 1, उसकी जो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो अरे 2 के पास मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए अरे जो सी है उसके पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 जैसा यहाँ पर है, तो बी अरे के पास वैल्यू है 3 6 1 0 5, तो देन योर प्रोग्राम शुड फाइंड एंड प्रिंट द मिसिंग नंबर्स इन बी अरे आर 2 और 4। जैसा यहाँ पे देखिए 2 जो सा है वो और 4 जो सा है वो, ये अरे बी ए में तो मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं है, तो इसको डिस्प्ले करवाना है। इंट n जो सा है दैट इज द लेंथ ऑफ योर अरे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे है वो 5 है। इंट j दैट इज द वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, और ये डिक्लेरेशन यहाँ पे भी करवाई जा सकती है और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। फॉर इंट आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0, और 0 से क्यों हमने स्टार्ट लिया है, क्योंकि हमें पता है जो अरेज होती हैं उनका जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो आउटर लूप जो सा है वो चेक करेगा कि इसको हमारी रोज को यानी 1 बाय 1 कॉलम की 1 बाय 1 वैल्यू को। तो आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0 है, 0 लेस देन n है, n के पास वैल्यू क्या है, 5 है, द कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होगी तो जो कंट्रोल है वो एंटर हो जाएगा बॉडी ऑफ आउटर फॉर लूप में, यानी यहाँ पर। और ऑलवेज रिमेंबर कि अभी तक जो सा है आई में इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब जे असाइनमेंट ऑपरेटर 0 है, यानी अब फॉर लूप इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये भी 0 इंडेक्स से चेक करेगा। 0 लेस देन n यानी 5 से छोटा है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ए आई के पास वैल्यू क्या आ रही है, ए आई मीन आई 0 इंडेक्स पर, ए अरे के 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, 1 है। क्या वो इज इक्वल टू बी
जो अरे है यानी ये वाली बी अरे है उसके 0 इंडेक्स पर वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ में देखें तो ए के पास वैल्यू 1 है जबकि बी के 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 3 है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि कंट्रोल आप कहाँ पे जाएगा जे के इंक्रीमेंट के पास जाएगा। जे में इंक्रीमेंट होकर क्या बनेगा 1 लेस देन n है यानी 5 है। द कंडीशन इज ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो i के पास स्टिल वैल्यू क्या है 0 है। तो a के 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या स्टोर हुई है 1। अब ये 1 इज इक्वल टू किसके है b के 1 इंडेक्स पे, क्योंकि j में इंक्रीमेंट हुआ है तो b के 1 इंडेक्स पर क्या पड़ा हुआ है 6 है। तो 1 इज इक्वल टू 6। द कंडीशन क्या हो जाएगी अगेन इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो कंट्रोल जे में इंक्रीमेंट करेगा। जे के पास अब वैल्यू क्या हो जाएगी 2, लेकिन रिमेंबर आई के पास अभी तक वैल्यू 0 है। आई वेरिएबल की वैल्यू कब चेंज होनी है जब आई में इंक्रीमेंट होना है। अब ए आई यानी ए 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 1 का कंपैरिजन किससे किया जाएगा इज इक्वल टू बी के सेकंड इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू पे। तो बी के सेकंड इंडेक्स पर क्या पड़ी हुई है 1 वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू हो जाएगी तो कंट्रोल ब्रेक होगा। ब्रेक अब किसको किया जा रहा है इनर लूप को, आउटर लूप को नहीं अभी हमने ब्रेक किया। ठीक है जी, इनर लूप हमारे पास क्या हो जाएगा ये ब्रेक करेगा। तो जे के पास वैल्यू अभी क्या थी 2 इज इक्वल टू एन के पास वैल्यू क्या है 5 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो सी आउट ए आई जो है ये स्किप हो जाएगा। जब ये स्किप हो जाएगा तो कंट्रोल आप किसकी तरफ मूव करेगा इंक्रीमेंट पार्ट के पास जो कि आई का इंक्रीमेंट हो रहा है। आई में इंक्रीमेंट होके अब क्या वैल्यू बन जाएगी 1 लेस देन 5 है। द कंडीशन इज ट्रू। जे अगेन 0 से शुरू होगा लेकिन अब आई के पास वैल्यू क्या है 1 है। तो 1 है तो इट मीन्स के ए के 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को 1 बाय 1 सबसे कंपेयर किया जाएगा। जे के पास 0 है, 0 लेस देन 5 है। द कंडीशन इज ट्रू। ए के 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू बी। जे के पास वैल्यू क्या है 0 और बी के 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 3 है। ये इज इक्वल टू है नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि जे में इंक्रीमेंट होगा। जे में इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी जे की 1 लेस देन 5 है। द कंडीशन इज ट्रू है। कंडीशन ट्रू होगी तो ए के 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 2 है। 2 इज इक्वल टू किसके है बी के जो है 1 इंडेक्स पे। तो बी के 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 6 है। कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। जे में इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद जे की वैल्यू बनेगी 2। अब ए के 1 इंडेक्स पर और बी के 2 इंडेक्स को कंपेयर किया जा रहा है इस स्टेटमेंट के थ्रू। तो 2 इज इक्वल टू 1 द कंडीशन इज फॉल्स है। फिर जे में इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 3 इन लेस देन 5 है। द कंडीशन इज ट्रू। ए के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो 2 है और जो बी है उसके थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 0। तो 2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद जे में इंक्रीमेंट होगा और क्या वैल्यू बनेगी जे की 4 लेस देन 5 है। कंडीशन ट्रू है। ए के 1 इंडेक्स पे वैल्यू 2 है जबकि बी के 4 इंडेक्स पर, क्योंकि जे के पास अब वैल्यू क्या है 4 लेकिन बी के 4 इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है 5। तो 2 इज इक्वल टू 5 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो आपका ब्रेक स्टेटमेंट उनसे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये वाला ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल दोबारा ऊपर जाएगा जे के पास। जे में पहले 4 थी अब इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी 5 लेस देन 5 कंडीशन क्या है इनर लूप की कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स हो गई है। इनर फॉल्स हुआ है आउटर अभी फॉल्स नहीं हुआ। इनर फॉल्स हुआ है तो कंट्रोल जो सा है वो क्या करेगा इस इफ की कंडीशन को चेक नहीं करेगा बल्कि फॉल्स होने पे कंट्रोल डायरेक्टली जाएगा इस इफ स्टेटमेंट के पास, क्योंकि ये जो इफ स्टेटमेंट है इट इज अ पार्ट ऑफ आउटर लूप। तो जे के पास 5 है। 5 इज इक्वल टू 5 द कंडीशन इज ट्रू। तो ए के पास इंडेक्स कौन सा था 1। तो ए के 1 इंडेक्स पर क्या है 2। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। तो सिंपल से इसकी लॉजिक है कि आपने अरे ए के
पहले इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को सारे इंडेक्सेस बी की जितने भी वैल्यूज़ हैं इंडेक्स पे पड़ी हुई उनके साथ कंपैरिजन करना है। जब पहले एलिमेंट का कंपैरिजन हो जाएगा, फिर दूसरे का करना है, फिर तीसरे का, फिर चौथे का और फिर पांचवें का, जिससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन से नंबर जो से हमारे पास मिसिंग है। बस आपने जो आइडेंटिफाई करना है वो आइडेंटिफाई ये करना है कि जी हमारे पास जो आउटर लूप है उसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट हैं, क्योंकि अगर आउटर लूप की एग्जीक्यूशन हमें अंडरस्टैंड हो जाए और इनर लूप की, तो फिर प्रोग्राम को जो है उसको एग्जीक्यूट करना या आउटपुट निकालना या प्रोग्राम का सोल्यूशन जो है वो निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देती हूँ कि आपके आउटर लूप की स्टेटमेंट एक तो ये इनर फॉर लूप है और सेकंड वन जो है ये इफ की स्टेटमेंट है। तो ये दोनों हमेशा चलेंगी। कब चलेंगी? जब हमारे पास आई में इंक्रीमेंट होगा। क्वेश्चन है 6, डिफाइन अ स्ट्रक्ट नेम्ड एज अ कंट्री विद द मेंबर्स एज अ नेम स्ट्रिंग, पॉपुलेशन लॉन्ग इंट, एरिया फ्लोट। तो फर्स्ट पार्ट जो सा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि एक स्ट्रक्चर जो सा है वो हमने लेना है जिसको डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया जाता है। और स्ट्रक्चर क्या होते हैं? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं जो कि प्रिमिटिव या बेसिक डाटा टाइप्स जिस तरह इंट, फ्लोट, चार है या लॉन्ग डबल है, इनके कम्बिनेशन से बनाई जाती है। स्ट्रक्चर का जो नेम रखा जा रहा है वो क्या है? कंट्री। और मेंबर्स मीन जो इसके एलिमेंट है एक नेम है और उस नेम वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी दैट इज द स्ट्रिंग डाटा टाइप। फिर पॉपुलेशन एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या होगी? लॉन्ग इंट। और एक एरिया वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या होगी? फ्लोट होगी। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो उनसे वो शुरू होता है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बाद स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ कंट्री नेम। कंट्री जो सा है ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप अब हो जाएगी और ये नेम जो सा है स्ट्रक्चर का वो क्या होगा? कंट्री। कर्ली ब्रेसेस ये बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर भी इसको कहलाया जाता है और डैट सेमीकोलन इंडिकेटेड कि हम स्ट्रक्चर को जो सा है वो डिफाइन करने लगे हैं। अब स्ट्रिंग जो सा है ये बेसिक डाटा टाइप है जिस तरह इंट डाटा टाइप होती है। स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है लॉन्ग इंट पापू के नाम से, यानी पॉपुलेशन के शॉर्ट फॉर्म में इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। और फ्लोट एरिया, ये तीनों जो डाटा टाइप है स्ट्रिंग, लॉन्ग इंट और फ्लोट, ये बेसिक डाटा टाइप्स में आ जाती हैं। अब डेफिनेशन के बाद इंट मेन फंक्शन के अंदर क्या किया जा रहा है? कंट्री डाटा टाइप। अब यहाँ पे ये जो कंट्री है दैट इज द यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है। और इस डाटा टाइप के वेरिएबल का नाम क्या है? कॉन्ट, CONT कॉन्ट। हम यहाँ पे इसका नाम C भी रख सकते हैं। अब जब स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है तो उसको जो सा है कोई भी मेमोरी लोकेशन एलोकेट नहीं की जाती, बल्कि मेमोरी लोकेशन कब एलोकेट की जाती है? जब स्ट्रक्चर के डाटा टाइप के साथ उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। तो ये वाला वेरिएबल कंट जो सा है इसको हमने डिक्लेयर किया है। फिर सी आउट एंटर कंट्री नेम, यूज़र के लिए मैसेज है सी इन कॉन्ट डॉट नेम। अब ये जो डॉट है ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है। कॉन्ट जो सा है ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है और जबकि इसके एलिमेंट के अंदर यानी इस नेम एलिमेंट के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए या इसके मेंबर में वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसका नाम रखेंगे। यानी सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर वेरिएबल का नेम आएगा, फिर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर आएगा और फिर स्ट्रक्चर के मेंबर जो सा है उसका नाम लिखा जाएगा, तो तब नेम के अंदर वैल्यू स्टोर होगी। सेम लाइक यहाँ पर सी आउट एंटर कंट्री पॉपुलेशन है, तो कंट्री पॉपुलेशन के अंदर भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए पहले हमें कंट जो सा है कंट्री स्ट्रक्चर की जो डाटा टाइप के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है उसको लेना पड़ेगा, फिर मेंबर एक्सेस ऑपरेटर और फिर पॉपुलेशन, यानी ये जो हमने मेंबर इसका डिक्लेयर किया हुआ है इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। नेक्स्ट वन इसी तरह एंटर कंट्री एरिया है, तो डैट इज़ द बेसिक पॉइंट जो पेपर चेकिंग करने वाला चेक करेगा कि क्या आपने इसको मेंबर एक्सेस ऑपरेटर के थ्रू लिखा है या नहीं लिखा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वन है सी आउट कंट्री नेम, तो जब सी आउट करवाना है तो तब भी हम क्या करते हैं डाटा टाइप जो कंट्री डाटा टाइप होगी उसके वेरिएबल का नाम लिखेंगे और मेंबर एक्सेस ऑपरेटर नेम। ये नेम है, इस नेम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें मेंबर एक्सेस ऑपरेटर और फिर उसके बाद ये जो डाटा टाइप है इस डाटा टाइप यानी कंट्री डाटा टाइप का जो वेरिएबल है उसका नाम लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद सी आउट कंट्री पॉपुलेशन है और फिर नेक्स्ट है हमारे पास कंट्री एरिया और रिटर्न 0।
तो ये एक सिंपल सा हमारे पास प्रोग्राम आ जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही चेक किया जाता है कि आपको क्या डिक्लेयर करना आता है स्ट्रक्चर या नहीं, और उसकी डेफिनेशन कैसे दी जाती है। अब यहाँ पे देखें, डिमॉन्स्ट्रेट इट्स वर्किंग इन मेन एज डिक्लेयर इट्स वेरिएबल। इट्स वेरिएबल किसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कंट्री डाटा टाइप का वेरिएबल, तो ये कंट्री डाटा टाइप हो जाएगी और ये इसके वेरिएबल का नाम हो जाएगा। देन गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर टू स्टोर वैल्यूज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स मेंबर्स, क्योंकि इसको हम मेंबर्स भी कहते हैं स्ट्रक्चर के, इन्हें फील्ड्स भी कहते हैं, इन्हें एलिमेंट भी कहते हैं, एंड देन प्रिंट इट एज वेल। नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो डिफाइनिंग अ फंक्शन टू इनपुट एंड आउटपुट इज अ गुड प्रैक्टिस। अगर आप इसे फंक्शन के थ्रू करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके 5/5 मार्क्स आएंगे अगर आपने करेक्ट किया है। तो फंक्शन के थ्रू करने का सिंपल मेथड यही है कि हमने अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर लेना है, ठीक है, यानी उसकी डेफिनेशन दे देनी है यहाँ पर। लेकिन अब जो हम यहाँ पर इसका वेरिएबल लेंगे कंट्री डाटा टाइप का, उसे एज अ ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर लेंगे। मेन फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन कॉल किया जाएगा और इनपुट फंक्शन की यहाँ पे डाटा टाइप पर रिटर्न डाटा टाइप क्या है, वाइड है। इट मीन्स कि ये वाला फंक्शन वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। इनपुट फंक्शन कॉल होगा यहाँ से मेन फंक्शन से, और मेन फंक्शन से कॉल होने के बाद यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाया जाएगा, एंटर कंट्री नेम, एंटर कंट्री पॉपुलेशन और एंटर कंट्री एरिया। जब यूज़र वैल्यूज़ को एंटर कर देगा तो कंट्रोल अगेन मूव बैक हो जाएगा किसकी तरफ, इनपुट फंक्शन की तरफ। फिर एक आउटपुट के नाम से फंक्शन बनाया जाएगा एज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। इसके बाद वाइड आउटपुट का जो है उसकी डेफिनेशन बनाई जाएगी, वाइड रिटर्न टाइप में आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पर लेकिन ये जो आउटपुट और इनपुट फंक्शन है, याद रखिएगा इसको पहले हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे, यानी यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हम लिखेंगे वाइड इनपुट पैरेंथेसिस स्टेटमेंट टर्मिनेटर और वाइड आउटपुट पैरेंथेसिस और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और इसके बाद फंक्शन क्या है, रिटर्न 0 स्टेटमेंट टर्मिनेटर कर्ली ब्रेसेस। लेकिन हम इस प्रोग्राम को दोनों मेथड से कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू भी और इसके ज़रिए भी। यहाँ पर इसके बाद स्टेटमेंट है एंड ऑफ आउटर लूप, ये नहीं आता, ये बेसिकली कमेंट है, तो इसको आप लोगों ने नहीं करना।